नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। गैस का बहरान शदीद से शदीदतर होता चला जा रहा है और हुकूमत इसकी तरफ मुतवज्जह ज़रूर है, लेकिन हकीकत बयान करना उनके लिए मुश्किल और हमारे लिए जज्ब करना, हज़म करना मुश्किल हो जाएगी। दरअसल बात यह है कि गैस का बहरान तो पाकिस्तान को काफ़ी अरसे से दरपेश था, लेकिन मसला कुछ ऐसा था कि कॉन्स्टेंट ब्रेन वॉशिंग, जो कि हमारी कौम की आदत बन चुकी है कि हमें ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, फिर उसके बाद हम बज़िद हो जाते हैं, बात मानने से इनकारी हो जाते हैं। मामला कुछ ऐसा है कि गैस हो या कोई भी कुदरती वसाइल हों, वो वक्त के साथ साथ डिप्लीट होते जाते हैं, यानी ख़त्म होते चले जाते हैं। उनकी जगह मुतबादिल तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान को भी इसी तरह के क्राइसिस का सामना। आगाज़ में पाकिस्तान में चंद मुकामात पर कुदरती गैस जो है वो दरियाफ्त हुई, और जब आगाज़ में कुदरती गैस पाकिस्तान को मिली तो पाकिस्तान उस वक्त उन ममालिक में सर फहरिस्त था जो कुदरती वसाइल से माला माल थे, क्योंकि आबादी हमारी कम थी, वसाइल हमारे ज़्यादा थे, और उसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया भी, उठाते भी रहे। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जूँ जूँ कुदरती गैस के वसाइल ख़त्म होते चले गए, हमें एहसास होना शुरू हुआ कि अब हमें मुतबादिल तलाश करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि हम बज़िद हैं, ज़िद्दी लोग हैं, बात मानने से इनकार करते हैं, हुकूमतें भी इनकार करती हैं, आवाम को भी ब्रेन वॉश कर देते हैं स्टूपिड किस्म की बातें कर कर के कि हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं, कुदरती वसाइल से माला माल हैं। उसका नतीजा ये था कि लोगों ने माचिस ख़रीदना बंद कर दी, एक ही दफ़ा चूल्हा जलाते थे और फिर ऑन रखते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गैस के वसाइल तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। आगाज़ में बलूचिस्तान में निकले, फिर बाद में आपको पता है सिंध में, और पाकिस्तान के पास अभी भी गैस के वसाइल ज़रूर होंगे, लेकिन वो ज़ेरे ज़मीन है, उनको तलाश करना बड़ा मुश्किल है और महंगा भी है। खैर, ऑल सेड एंड डन, अब हम इस सिचुएशन के अंदर आ गए हैं कि हमारे कुदरती गैस के वसाइल ख़त्म होने वाले हैं, कम हो गए हैं, बहुत ही कम हैं। सिंध में गैस के जो वसाइल हैं वो अभी मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा हैं, और सिंध की जो गैस फील्ड्स हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रही हैं और पूरे मुल्क को एक तरह से पाल रही हैं। लेकिन ये भी कुछ अरसे में डिप्लीट हो जाएंगे। फिर हम कतर की जानिब हमने देखना शुरू किया, उसको हमने एक मजाक बना लिया। कतर के हुक्मरान जो हैं वो इतने बाइज़्ज़त लोग हैं, उनका एक अपना मुकाम है, हमने उनको अपने मुकामी मामलात के अंदर घसीटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने जो कुदरती गैस की डील की कतर के साथ, हमने उसे पहले मुतनाज़ा बनाया, फिर कतर के हुक्मरान और कतर के हुक्मरान ख़ानदान को हमने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, अपने हुक्मरानों से उनके रिश्ते जोड़ने की कोशिश की, बड़ी बदनामी की हमने, पाकिस्तान की बड़ी रेपुटेशन ख़राब हुई। और अरब ममालिक ने पाकिस्तान को जो हमारे बारे में राय कायम की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल सही हमने राय कायम की, ये लोग ठीक नहीं है, क्योंकि इतना हमने बदनाम किया पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात को। और जबकि वो डील इतनी भी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं थी आज के हालात में अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर दरवाज़ा वहाँ का भी एक तरह से हमने अपने लिए बंद तो नहीं किया, लेकिन अपने लिए तंग कर दिया। अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा, गैस हो गई बैनुल अक़वामी सतह पर महंगी, ये हुकूमत बता नहीं सकती। हमारे पास गैस हो गई ख़त्म, उसके लिए हमें पूरी पाक स्टडीज़ की किताब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर गैस के वसाइल जो हैं वाफिर मुख्तार के अंदर मौजूद हैं और आवाम की तमाम ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। अब हम गए फंस। इस मसले को कैसे हल करें? ताजिर सनतकार क्या करेंगे बग़ैर गैस के? आम सारिफ क्या करेगा? हम सिलेंडर पे चले गए, अब क्या करेंगे ये हमें देखना है। अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शारिक वोरा साहब, साबिक सदर KCCI और कराची शहर और पाकिस्तान की नुमाया कारोबारी शख्सियत। वेलकम करता हूँ आपको शो में शारिक वोरा साहब। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शारिक वोरा साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि गैस का बहरान जो है वो ब्रेक पे जाने से पहले भी नाजरीन को बता रहा था कि बद से बदतरीन होता चला जा रहा है। तमाम ताजिर सनतकार तंजीमें इसकी वजह से बहुत बेचैन और परेशान हैं, लेकिन बिलखुसूस कराची शहर के अंदर, क्योंकि ये तिजारत का एक हब तस्वुर किया जाता है, यहाँ पर गैस की कमी, गैस के प्रेशर की कमी,
गैस की बंदिश, इसके नुकसानात जो हैं बहुत दूरस्थ हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस मामले की संगीनी को बयान करें और साथ ही साथ इस चीज़ को बावर कराएं हुकूमत को कि अगर यही चलता रहा तो मुल्क की सनत को कितना नुकसान पहुंच सकता है। जी शारिकपुरा साहब। अली नासिर, थैंक यू। एक तो आपने ये मौके के लिहाज से और पाकिस्तान की इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेक्ट किया टॉपिक, आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट। इस वक्त जो पाकिस्तान में गैस की सिचुएशन है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं और कम हो रहे थे पिछले कई सालों से। ये हकीकत हुकूमतों ने हमसे छुपा के रखी, नंबर वन। नंबर टू, हुकूमतों ने प्लानिंग नहीं की। नंबर थ्री, उनके पास जो कुछ भी गैस अवेलेबल थी उसके बेस्ट यूज का प्लान नहीं था। ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने पाकिस्तान की और खुसूसन कराची की इंडस्ट्री को सीरियसली हिट किया। पाकिस्तान में सुई का जो जखीरा है वो तेजी से डिप्लीट हो रहा है और हमारी जो RLNG है वो 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट के हिसाब से ऐड हो रही है। गवर्नमेंट खुद कहती है कि इन नेक्स्ट 2 ईयर्स 50% जो गैस होगी वो दरामदी होगी, यानी कि बाहर से आएगी, जिसका मतलब ये है कि आपके पास तो मुल्क में गैस है ही नहीं और वो गैस आपने लानी ही बाहर से है। तो अगर वो गैस बाहर से ही आनी थी और ये हमारी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी, ओगरा थी, जो पावर डिवीजन था, जो गैस के लोग मामलात हल कर रहे थे, वो ब्यूरोक्रेसी जो इसमें 20, 25, 30 साल से इन्वॉल्व है, उसने पाकिस्तान के लिए इस सिचुएशन को आने से पहले क्या कंटिजेंसी प्लान की, मैं समझता हूं कि उसमें हमारी बुरी फेलियर है और अब हुकूमत को इस फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बात नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत की फेलियर है, इसमें पिछली हुकूमतों की भी उतना ही हिस्सा है फेलियर में जितना मौजूदा हुकूमत का। नंबर वन, जब तक आप हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट से रियल इश्यूज को शेयर नहीं करेंगे, हमको बिठाकर आप ये नहीं बताएंगे कि देखें हमारे पास गैस नहीं है, हमको कतर से मंगानी है, उसके लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, हम आपको इस तरह से राशनिंग करेंगे, हम गैस इस सेक्टर को देंगे, इस सेक्टर को नहीं देंगे, किस सेक्टर को गैस देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, ये इंडस्ट्रियलिस्ट से, उन लोगों से बैठकर डिसाइड करना चाहिए जो इस मुल्क की इकोनॉमी और इंडस्ट्री को चला रहे हैं। सैडली डिस्कशन उस ब्यूरोक्रेसी से, उन नॉन स्टेक होल्डर्स से होता है जिनको रियल इश्यूज के बारे में या तो पता नहीं है और अगर पता है तो वो थियोरेटिकली पता है। अच्छा, कराची चेंबर के साथ अगर आप बैठे। जी शारिकपुरा साहब, यहाँ पर एक चीज़ का मैं इजाफा करता चलूँ कि असल में 90 की तिहाई के अंदर हुआ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कलेक्टिव इतना ज़्यादा झूठ बोला गया, ब्रेन वॉशिंग की गई कि पाकिस्तान इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में जब सोच रहा था तो हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट की तरफ सोचना शुरू किया और ये कहा कि रिवायती पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हमें स्विच करना चाहिए गैस की तरफ। बिकॉज ऑफ दैट हमने CNG के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करा दी, कॉमन मैन की भी और ऐसे लोगों की जो कि CNG पंप्स बनाते हैं और इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है। उसकी वजह से हमारी बहुत सारी कुदरती गैस जो है वो डाइवर्ट हो गई CNG की तरफ। आई डोंट नो कि उसका क्वांटम अब कितना होगा अगर उसको क्यूमुलेटिव निकाला जाए इतने सालों का, लेट्स से कपल ऑफ डेकेड्स, लेकिन मोर और लेस उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट आया। फिर क्योंकि आपको पता है एक ज़माने में लोगों ने माचिस खरीदना छोड़ दी, लोगों ने बोला कि भाई चूल्हा जला के रखो। पाक स्टडीज़ की किताब में इतने झूठ लिखे हुए हैं, उन झूठ में से एक झूठ ये भी है कि पाकिस्तान के पास वाफिर गैस के वसाइल मौजूद हैं। आई थिंक दैट नीड्स टू बी रिवाइज्ड बिकॉज दिस कलेक्टिव लाई has actually resulted in the culmination of this problem where we have wasted gas. Do you agree that we wasted gas in the past या नहीं? डेफिनेटली अली नासिर, ये आपका जो असेसमेंट है दिस इज करेक्ट। इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए एंड दैट इज डोमेस्टिक यूज आल्सो। देखिए आपके मेरे घर में और पूरे पाकिस्तान में माँ सिवाय उस बलूचिस्तान के जो गैस प्रोड्यूस करता है, बाकी तो सारे पाकिस्तान में हमने गैस जो है इस बेदरेख तरीके से इस्तेमाल की और जाया की। ये गैस जो है ये पावर प्रोडक्शन के लिए और इंडस्ट्री के लिए होनी चाहिए थी और हमने ये
एज फ्यूल टू डोमेस्टिक यूज दे दी। अब अगर 50 रुपए का बिल आता था, 100 रुपए का गैस पे घर का बिल आता था, अब उस बेदरेग यूज का, बैड प्लानिंग का नतीजा ये है कि गैस आती ही नहीं है और आपको गैस लाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। 90 की दहाई में भी हुआ, लेकिन अली नासिर मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन अ स्टडी, कि हमारे पास ज़खायर मौजूद है, हमारे पास एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। ये भी एक, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि किताबों में झूठ बोल के कौम को हम जो है धोखा देते हैं, ये भी एक धोखा है कि हमारे पास ज़खायर नहीं है। आई एम 100% श्योर कि हमारे पास ज़खायर हैं, लेकिन हम इनसे ये पूछते हैं कि उन ज़खायर का एक्सप्लोरेशन के लिए आपने पिछले 10 साल में कितना काम किया। ये बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाऊं कि बुनियादी बात यह है कि वी डिड नॉट एक्सप्लोर, क्योंकि देखिए इसमें हिट एंड मिस है। एंड माइंड यू, ये एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड गैस जो है, इट्स अ मल्टी ट्रिलियन डॉलर बिजनेस इंटरनेशनली। अब वो हिट एंड मिस ये है कि आई थिंक in 2 years ago they tried to explore केकड़ा which is in the sea। ये जो है समुंदर के नीचे एक जखीरा है, बट वो हिट एंड मिस ऐसा हुआ कि ये सुराख इन्होंने किया, वो दूसरी तरफ जापान निकल आया लेकिन गैस नहीं निकली। तो इट्स हिट एंड मिस। आई थिंक इस पर डिप्रेस नहीं होना चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग टू एक्सप्लोर मोर गैस रिजर्व्स। क्या कहते हैं आप? वी शुड कीप ट्राइंग, वी शुड नॉट गिव अप। ये तो दुनिया का असूल है, हिट एंड मिस है। क्या कहते हैं आप? आई एग्री विद यू कि आप अगर 10 एफर्ट करते हैं और उसमें से अगर 5 एफर्ट फेल हो जाते हैं तो वो फेल्योर नहीं है, बल्कि वो नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस है। और ये भी बात ठीक है कि पाकिस्तान में जो ऑफशोर ड्रिलिंग है वो आई रिमेम्बर, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो देयर वाज अ प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था मोहम्मद खान जुनेजो। ही केम फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और उन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ऑफशोर ड्रिलिंग स्टार्ट की थी जी। बट लेटर ऑन ऑफशोर ड्रिलिंग कभी सीरियसली हमने ली नहीं। हमने इसके अलावा जो हमारी दूसरे जो ज़खायर हैं उन पर एक्सप्लोरेशन पर हमने काम बंद कर दिया। एक्चुअली हमारी जो डायरेक्शन है वो आसान चीज़ों की तरफ हो गई, और वो ये है कि आप इधर चले जाएं उधर चले जाएं, भीख मांग कर कुछ बिलियन डॉलर ले लें, वो कुछ बिलियन डॉलर इंपोर्ट पर खर्च कर दें, फिर खजाना खाली हो जाए, फिर आप जाकर IMF को कहें, फिर जाकर आप टैक्सेस बढ़ाएं। ओवरऑल जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो उसका फुकदान है, और उसमें पावर एक बहुत बड़ा अहम जुज है हमारी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूं जिससे लोग पाकिस्तान के अंदर इतने वाकिफ नहीं हैं, लेकिन आपको इस चीज के बारे में जरूर पता होगा। पाकिस्तान का नेक्स्ट डोर नेबर तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा टाइट सा कॉरिडोर है, मतलब बहुत बारीक कॉरिडोर है जो कि अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता है, जिसे वाखान कॉरिडोर कहते हैं। उसके जस्ट पास जो है वो तुर्कमेनिस्तान है, विच हैज वन ऑफ द लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन द रीजन। उसके लिए टापी गैस लाइन बनानी है। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान इट्स सिचुएशन, इट्स इन डोलड्रम्स, तो वो तो चैप्टर से बाहर है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वो नैरो कॉरिडोर अगर हम अफगानिस्तान से हासिल कर लेते हैं तो इट कैन बी डेवलप्ड इनटू अ प्रॉपर एनर्जी कॉरिडोर, और हमारे गैस के इश्यूज जो हैं काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकते हैं। एंड आई एश्योर यू कि वो इनहेबिटेड एरिया नहीं है, वो बिल्कुल एक ऐसी जगह है जिधर इट्स डिफिकल्ट टेरेन। लेकिन आपने टापी का सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान की जो गैस पाइपलाइन बननी है वो भी नहीं बनी, IPI भी नहीं बनी, IP भी नहीं बनी। तो ये इसके बारे में क्या राय रखते हैं? ये बड़े लॉन्ग टर्म प्लान किया था टापी गैस लाइन जो है। आई बिलीव ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जब जरदारी साहब सदर थे शायद उस वक्त हुआ था। एंड आई पर्सनली बिलीव के पाकिस्तान की जो पावर कॉरिडोर, जो पावर सेगमेंट है, ये ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट प्लान था, क्योंकि 2008-7 में ये हम लोग को पता चल गया था कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, गैस के भी नहीं है, हाइडल के भी नहीं है, और अगर हम दूसरे फ्यूल्स इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। तो दिस वाज द चीपेस्ट, दिस वाज द मोस्ट अफोर्डेबल, वायबल, और कम वक्त में ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन होना था, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये जो टापी का जो एब्रिविएशन है वो ये है। और इसमें सब मुल्कों ने अपने अपने हिस्से का काम करके पाइपलाइन को बिछा दिया था। अनफॉर्चुनेटली हमने अपनी फॉरेन
रिलेशनिंग को बचाने के लिए कभी हम अमेरिका से डरते हैं, कभी हम सऊदी अरब से डरते हैं, कभी हम किसी और से डरते हैं, और उस खौफ में हमने जो हमारे हिस्से की पाइपलाइन थी वो नहीं डाली। मैं समझता हूं कि ये जो पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा प्लानिंग का जबरदस्त एक तोहफा था पाकिस्तान के लिए, जो हमने जाया किया। दूसरा, अली नासिर, देखें हमारे यहाँ हुकूमतों में जो सबसे बड़ा इस वक्त फ्लॉ मैं देख रहा हूँ एज इंडस्ट्रियलिस्ट, कि हम पिछली हुकूमतों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको हम पहले से कहना शुरू करते हैं कि ये खराब है, खराब है। हम पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए वो तमाम अच्छे काम जो पिछले अदवार में हुए हुए होते हैं, न सिर्फ उनको मलाइन करते हैं बल्कि उनको बंद करते हैं। ये रविश खत्म होनी चाहिए। आज जो अच्छे प्रोजेक्ट पीटीआई ने शुरू किए हैं और किए हैं, डेफिनेटली किए हैं, वो अगली हुकूमतों को चाहिए कि उसको कंटिन्यू करें। इसी तरह जो पावर के प्रोजेक्ट्स पिछली हुकूमतों ने शुरू किए हुए थे, वो पीटीआई की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पूरे करें। खैर, अब तो वो पूरे कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के, हाउसिंग के, रोड्स के। एक प्रोजेक्ट की रेपुटेशन को, उसकी फिजिबिलिटी को, उसकी वायबिलिटी को, और मोस्ट टाइम उसके इंटेंट को इतना ज़्यादा बुरा कह देते हैं, तो फिर आवाम के अंदर ये तासुर पैदा हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है अच्छे नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए। शारिक वोरा साहब सही कह रहे हैं। देखिए, आपके मुल्क के अंदर अगर पावर प्लांट भी हैं और वो कुदरती गैस पर चलें, तो उनको कुदरती गैस की ज़रूरत पड़ेगी, फिर ही वो बेहतरीन अंदाज में चल पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमने सीपेक को एनर्जी कॉरिडोर के नाम पर बनाया, इस वजह से ये तमीद बांध रहा है। तो एनर्जी कॉरिडोर है तो यहाँ पर पावर प्लांट बनाने का तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक हमारे पास ईंधन नहीं होगा, यानी फ्यूल नहीं होगा, गैस नहीं होगा। अब ये समझने से हम कासिर हैं। डैम हमने बनाए नहीं। ये देखिए, पावर क्राइसिस बड़ा, अगर आप इसके देखें तो इसके टेंटिकल्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। ये पावर क्राइसिस जो है, एनर्जी क्राइसिस जो है, सर्कुलर डेट जो है, इसके टेंटिकल्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो बड़ी ही गंभीर नौइयत की है। और शारिक वोरा साहब, असल बात ये है कि हम रिलाई नहीं कर सकते जब तक के एक मतलब पावर प्लांट पे, जब तक कि हमारे पास उसका रिक्विजिट ईंधन मौजूद ना हो। इसी तरह इंडस्ट्री को अगर आप चाहते हैं कि फ्लरिश हो, तो उसका रिक्विजिट है एनर्जी, और एनर्जी के लिए बहुत सारे लोगों ने जो अपने कैप्टिव पावर प्लांट बनाए हुए हैं, या अपनी कैप्टिव एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कुदरती गैस से कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल था। तो इन अदर वर्ड्स, विदाउट फ्यूल ऑयल, विदाउट नेचुरल गैस, वी विल नॉट बी एबल टू मीट आवर टारगेट्स। तो ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट बता रहे हैं, ये अचीवेबल कैसे होगा अगर हमारे पास गैस की इतनी शॉर्टेज है? मुझे समझ में नहीं आ रही है। बोस्ट कर रहे हैं कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना होगा, लेकिन वो हम कैसे अचीव करेंगे अगर हमारे पास रिक्विजिट रिसोर्स मौजूद नहीं है, दैट इज नेचुरल गैस? क्या कहते हैं आप? अली नासिर, हमारा जो ओवरऑल पावर का जो प्लानिंग है, वो हर चीज एक दूसरे से मजबूत है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको अगर पावर प्लांट लगाना है तो उस पावर प्लांट को किस फ्यूल पर चलाना है, वो फ्यूल क्या इंडिजिनस है, क्या इंपोर्टेड है, लॉन्ग टर्म क्या है, उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। नंबर 2, क्या वो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस में ठीक है या नहीं है। गुड न्यूज़ जो आ रही है, और वो हमेशा की तरह सिंध से आती है, और इस दफ़ा भी सिंध से आ रही है, कि जो थर के जो पावर प्लांट्स हैं जो कि थर के कोल के ज़खायर पे चलेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ऑनलाइन आ रहे हैं। बट वंस अगेन, बिकॉज के एक जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन जनरेशन टू इवैक्यूएशन, वो नहीं है। अब हमारे पास इस वक्त, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जो लाहौर मटियारी की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, वो लाइन इसलिए कमर्शियली टेस्ट नहीं हो पा रही कि पीछे हमारे पास पूरा 4000 मेगावाट का पावर नहीं है। यू कैन इमेजिन कि हमारी जो प्लानिंग है वो इसलिए कि वो अब ये जब हुकूमत आई तो इसने लाहौर मटियारी की जो ट्रांसमिशन लाइन थी वो डिले कर दी, इसलिए कि ये कहते थे कि ये तो नवाज शरीफ वालों ने बनाई थी।
मैं आपसे गुजारिश एक इस चैनल के जरिए ये करना चाहता हूं, और उन लोगों से जो कि पावर कॉरिडोर है, हमारा एक्चुअल पावर कॉरिडोर है, जिसमें हमारी आर्मी है, पॉलिटिशियंस है, एस्टैब्लिशमेंट है, सिविल सोसाइटी है, ब्यूरोक्रेसी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कि ये सब मिलकर कम से कम और चीजों पर ना सही तो एक पावर पॉलिसी का 25 साल का एक पाकिस्तान का नेशनल असेंबली के थ्रू एक चार्टर जो है वो साइन कर लें कि जी हम कुछ भी करेंगे, लेकिन ये जो पाकिस्तान की जो पावर सप्लाई है, जिसमें बिजली है, गैस है, पानी है, ये कहां से आएगा, कैसे आएगा, इसके रिसोर्सेस कैसे होंगे, उस पर थिंक टैंक बनाकर उसको एग्री कर लें, और उसको कोई सियासी हुकूमत, कोई डिक्टेटर, कोई फौजी हुकूमत उसको तब्दील ना कर। चलिए लेट्स डिस्कस अ प्लान जो कि हमारे बहुत सारे गेस्ट ने रेकमेंड भी किया है और मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि डोमेस्टिक यूजर्स को फिलहाल कोशिश ये की जाए कि फैसिलिटेट किया जाए कि वो अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इंडस्ट्री को दे सकें। एक बात है, ठीक है। अब अगर आपने डोमेस्टिक कंज्यूमर को एम्पावर भी करना है और उसको अल्टरनेटिव एनर्जी पर शिफ्ट भी करना है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपके पास पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसपे वाफिर मिकदार के अंदर सूरज की रोशनी हर साल मिलती है, वो ये कि हम सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करें। अब उसमें यह है कि सोलर सेल्स को टैक्स फ्री किया जाए। हमारे यहाँ तो खैर उल्टी पॉलिसी बन रही है, लेकिन यह है कि सोलर सेल्स को टैक्स फ्री करें और जो सोलर पावर के सिस्टम्स हैं उनको टैक्स फ्री करें, बल्कि सब्सिडाइज करें। उसके साथ साथ बैंक लोन्स के जरिए आवाम को एम्पावर करें कि तकरीबन जितना बिजली का बिल आता है उतना ही पैसा खर्च करके दे शिफ्ट टू सोलर। सेकंड, जो डोमेस्टिक यूजर है उसको सोलर कुकर प्रोवाइड करें। सोलर कुकर जो है वो बनाए जा सकते हैं, लोकली भी मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, और ये शमसी तवानाई के जरिए खाना पकाने के अमल को थोड़ा सा बेहतर कर देंगे। इसके साथ साथ सोलर गीजर्स पे शिफ्ट किया जाए। बहुत सारे मुल्क शिफ्ट हो गए सोलर गीजर पर, जिधर सूरज की रोशनी इतनी होती भी नहीं है वो भी शिफ्ट हुए हैं। तो हम बड़ी कन्वीनियंटली इन पर शिफ्ट करके डोमेस्टिक कंज्यूमर जिसके बारे में आप बात कर रहे थे उसको अल्टरनेटिव एनर्जी पे ले जाएं। मैं एक आइडिया आपके सामने रख रहा हूं शारिक वोरा साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरा आप बताएं ताकि हमारे जो कम से कम ये कि इंडस्ट्री को हम एनर्जी प्रोवाइड कर सकें और डोमेस्टिक कंज्यूमर को हम रिलीफ प्रोवाइड करें, क्योंकि वो भी बिजली का बिल नहीं दे सकता इतना सारा। जी क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ऑल्टरनेट फ्यूल के बारे में और सोलर जो है वो एक बड़ा जबरदस्त, पूरी दुनिया में आप देखें कि इस वक्त जो सोलर पे काम हो रहा है, अब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो बाय 2030, कुछ मुल्क बाय 2050 जो है वो 80% से ज्यादा अपनी जो पावर है वो सोलर पर कन्वर्ट कर चुके होंगे। लेकिन हमारा डिलेमा ये है अली नासिर कि हम सोलर उन लोगों को दे रहे हैं जो कि महंगी बिजली भी फराहम कर सकते हैं, जो के इलेक्ट्रिक का 40 रुपए का यूनिट खरीद सकते हैं, वही लोग सोलर पैनल अपनी छतों पे लगवा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सोलर पैनल इज एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी कोई नहीं है, और खुसूसन उन लोगों के लिए जिनको 4 पैनल लगा के 2 पैनल लगाकर सिर्फ अपने घर की बत्ती जलानी है, पंखा चलाना है, उनके लिए कोई फाइनेंशियल स्कीम नहीं है। लेकिन अब मैं शारिक साहब, लेट मी क्रंच सम नंबर्स हियर विद यू, लेट मी डिस्कस सम नंबर्स हियर विद यू। वो ये है कि देखें पाकिस्तान में रफली लाख और सवा लाख रुपए का 1 किलोवाट है। मैं एक बात बता रहा हूं सोलर एनर्जी का, आपने जो भी डिस्कस की बात उससे ये पता लगता है कि 2 किलोवाट का के लोड वाला यानी छोटा जो कस्टमर है वो इस पर कन्वर्ट होगा तो मजा आएगा, लेकिन ये कि वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार है अगर आप उसे 5 साल का फ्लेक्सिबल लोन प्रोवाइड करते हैं और इसी 2 लाख को उससे 5 साल में इंटरेस्ट फ्री, टैक्स फ्री, हैसल फ्री उसको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे ना तो इट विल बी अ वेरी स्मॉल अमाउंट मंथली। अगर इस पर आप ले जाएं और अगर आप इसको कमर्शियली वायबल करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को भी दे दें, वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर अपना वैल्यू भी ऐड कर लें, तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि डोमेस्टिक कंज्यूमर विल बी वेरी हैप्पी। जो 2 किलोवाट का है जिसके घर में सिर्फ पंखे लाइटें चलती हैं, वो बड़ी खुशी से ये शिफ्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, इस किस्म के और बहुत सारे, ये दिस इज वंस अगेन अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया कि उन लोगों को जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है और उनके पास बिजली भी नहीं है, उनको बिजली भी मिल जाएगी, और उनकी अफोर्डेबिलिटी को आप अगर सब्सिडाइज कर दें
5 साल में, 10 साल में। सिंध गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आया है एंड आई थिंक इट्स वर्किंग वेरी वेल। और वो उन्होंने जो स्कूल्स हैं वहां पर सोलर पैनल्स लगाने शुरू किए हैं। आई थिंक पूरे मुल्क को सिंध गवर्नमेंट का ये जो चीज है इसको फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, आपकी इस बात को बढ़ाते हुए, जो हमारे यहाँ हाउसिंग डेवलप हो रही है, जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, उनको मैंडेटरी सोलर कन्वर्जन पर अगर वो ना हो तो उनको कंस्ट्रक्शन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उनको ये वो आउट ऑफ देयर प्रॉफिट्स या आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट वो सोलर एनर्जी पे पूरे प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करें, जो एग्जिस्टिंग है वो भी और जो नए आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो भी, कम से कम ऐसे शहरों में जहां पर हमारे पास सूरज की रोशनी जो है वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। देखिए, हमको जो अपनी ओवरऑल लेजिस्लेशन है अली नासिर, उसको वक्त के तकाजे के मुताबिक अमेंड करना होगा, तब्दील करना होगा। बिल्कुल सही। अब जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है उसमें पावर, पानी, इसको मैंडेटरी होना चाहिए कि जो भी बिल्डर है, जो कंपनी मुझे फ्लैट दे रही है 2 करोड़ रुपए का, वो सोलर की जो सहूलत है वो मुझे जरूर मुहैया करे और मुझसे पैसे ले। ये आहिस्ता आहिस्ता अगर कंपलसरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, तो आई थिंक एक तो हमारी जो फ्यूल है उसकी बचत होगी, हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजली पैदा करने के काबिल हो जाएंगे और हमारे पास जो बोझ है हुकूमत के ऊपर बिजली का थ्रू इंपोर्टेड फ्यूल्स, वो भी कम हो जाएगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आज और बड़ा लुत्फ आया बात करके जनाब शारिक वोरा साहब। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी जरूर आपके साथ इस मौजू पर और दीगर मौजूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।